नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। डिवोर्स यानी विवाह विच्छेद के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। विवाह विच्छेद जब हो जाता है तो ऐसे में आप अपने जो वैवाहिक अधिकार होती हैं, जो वैवाहिक कर्तव्य होती हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो डिवोर्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आपको डिवोर्स की प्रक्रिया के बारे में पता है? यानी जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं डिवोर्स लेने के लिए, तो एप्लीकेशन देने से लेके और जजमेंट आने तक, ऑर्डर आने तक, आपको डिक्री मिलने तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या आपको ये चीज पता है? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। यानी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा प्रोसीडिंग्स ऑफ डिवोर्स केस इन कोर्ट। यानी आप कोर्ट में जब डिवोर्स लेने के लिए एप्लीकेशन लगाती हैं तो एप्लीकेशन लेने से लेके ऑर्डर आने तक और आपको डिक्री मिलने तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। और जब हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही है, जो डिवोर्स है वो हिंदू मैरिज एक्ट से ही रिलेटेड है, तो वहां पे सेक्शन 24 का भी जिक्र करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन दिया जाता है तो ऐसे में सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस का भी प्रोविजन किया गया है। और ये प्रोविजन जो होता है वो मुकदमे लड़ने के लिए जो खर्चे होते हैं उसके लिए होता है, तो उसके भी जिक्र करना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो मैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्स पार्टी डिवोर्स की डिग्री कब मिल सकती है, यानी एक पक्षी विवाह विच्छेद की डिग्री आपको कब मिल सकती है, किस प्रक्रिया से आपको होके गुजरना पड़ेगा तब ये मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं डिवोर्स से रिलेटेड, डिवोर्स की प्रक्रिया से रिलेटेड, वो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और जो जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपके पास ये जानकारी नहीं होगी, आपको प्रोसीडिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई भी व्यक्ति आपको बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेगा, आपसे पैसे ठग लेगा और आपकी जो नई जानकारी है उसका गलत फायदा उठा लेगा। तो चलिए अब सारी चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं और सारी प्रक्रियाओं को बहुत आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज कर रहे हैं जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सके, तो अब आपकी खोज समाप्त हो चुकी। क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप जुडिशरी से संबंधित एजुकेटर्स हैं जो आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आपको तैयारी कराने के साथ साथ, आपका सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स भी देंगे जिससे आप अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर कर सकें और अपने जज बनने के सपने को भी पूरा कर सकें। अनअकैडमी पे लाइव रूटीन क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और सारे अन्य जो तमाम सब्जेक्ट होते हैं जुडिशरी से संबंधित, उन सबको आपको पढ़ाए जाते हैं। और भी अनअकैडमी पे तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे लाइव क्लासेस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और भी ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं आपको दी जाती हैं। तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन का चार्ज है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, जो डिवोर्स केस होता है वो एक सिविल केस होता है और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत डिवोर्स का प्रोविजन किया गया है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के बारे में बताया था। तो सेक्शन 9 की जो प्रोसीडिंग चलती है और डिवोर्स की प्रोसीडिंग चलती है, समझिए सेम चलती है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर आप डिटेल में सारी चीजों को जानना चाहते हैं तो ऐसे में आप सेक्शन 9 की जो मैंने वीडियो बताई है उसमें जो प्रोसीडिंग बताई है उसे देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने सारी चीजों को डिटेल में बताया है और आसान शब्दों में बताया है। आज मैं थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इसके पहले भी मैं सारी चीजें बता चुका हूं और सेक्शन 9 की जो प्रोसीडिंग में सारी चीजों को मैं आसान भाषा में बता चुका हूं।
तो चलिए अब एक एक चीजों को बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चीज समझेंगे, जहां पति और पत्नी दोनों हाजिर होते हैं, मान लीजिए एक पक्षकार ने केस किया, मान लीजिए पति ने केस किया, पत्नी को नोटिस गया, वो आके हाजिर हो गई, अपनी जवाबदेही दी, मुकदमा चला, तो ऐसे में किस प्रकार से जजमेंट आएगा, ऑर्डर आएगा। तो सबसे पहले तो हम वो चीज समझेंगे। उसके बाद हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 को, जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है मुकदमा लड़ने के लिए, मुकदमे में जो खर्च होगा उसके लिए, उसकी प्रोसीडिंग को समझेंगे। उसके बाद हम एक्स पार्टी ऑर्डर जो होता है, आपको एक्स पार्टी डिवोर्स की डिग्री कब मिल सकती है, किस प्रक्रिया से होके गुजरने के बाद मिल सकती है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो पहली चीज यहाँ पे है उसे समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन लगाना होता है। ये जो एप्लीकेशन होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत लगता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में ही डिवोर्स का प्रोविजन किया गया है। और ये जो एप्लीकेशन लगता है वो हस्बैंड भी लगा सकता है और वाइफ भी लगा सकती है, यानी दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन को लगा सकता है। जब ये एप्लीकेशन लगा दिया जाता है उसके बाद नंबर आता है नोटिस का। अब नोटिस मान लीजिए हस्बैंड ने ये केस लगाया है, जो प्लेंटिफ है वो हस्बैंड है, तो ऐसे में जो अपोजिट साइड है, जो डिफेंडेंट है वो वाइफ होगी। तो ऐसे में जो डिफेंडेंट होता है उसके पास कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। जब नोटिस भेज दिया जाता है तो जो डिफेंडेंट होता है, मान लीजिए हस्बैंड ने केस किया है, वाइफ डिफेंडेंट है, तो ऐसे में उसे कोर्ट में आना होता है नोटिस प्राप्ति के बाद, और कोर्ट में आके हाजिर होना होता है। और वो अपने वकील को लेके आती है, उनका वकालतनामा लगा के और कोर्ट में हाजिर होती है और उसके बाद कॉपी रिसीव करती है। ये कॉपी जो होती है वो जो एप्लीकेशन लगाई गई होती है, वाद पत्र होती है, उसकी कॉपी रिसीव करती है। उसके बाद जब यहाँ पे कॉपी रिसीव कर लेता है जो ओपी साइड होता है वो, तो यहाँ पे एक प्रक्रिया आती है मीडिएशन की। मीडिएशन का मतलब होता है समझौता। अब मान लीजिए जो भी मैट्रिमोनियल केस है उसमें ये चीज अनिवार्य कर दी गई है कि सबसे पहले मीडिएशन होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे जब पति और पत्नी दोनों हाजिर हो जाती हैं तो कोर्ट इस फाइल को मीडिएशन में भेज देता है और ये जो आगे की प्रक्रियाएं होती है यहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। अब मीडिएशन चलने लगता है दोनों का, 1-2 महीने तक मीडिएशन चलता है। कोर्ट में ही एक मीडिएशन सेंटर होता है, वहां पे फाइल जाती है, पति पत्नी वहां जाते हैं, दोनों को समझाया जाता है और जो डिवोर्स लेने का कारण है या फिर अन्य जो कारण है जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाता है कि पति पत्नी साथ हो जाए और रहने लगे, अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। तो अगर यहाँ पे मीडिएशन पॉसिबल होता है तो हो जाता है, और यदि ये चीज हो जाती है मीडिएशन के जरिए कि दोनों का जो बिगड़ा हुआ रिश्ता है बन जाता है, तो ये केस यहीं पे समाप्त हो जाता है और जो भी केस किया होता है वापस ले लेता है और विदाई हो जाती है, पति पत्नी साथ रहने लगती हैं। लेकिन यदि मीडिएशन से कोई फायदा नहीं होता है और पति पत्नी अब भी मुकदमा लड़ना ही चाहते हैं, दोनों में समझ नहीं होती है, तो ऐसे में मीडिएशन अपनी रिपोर्ट कोर्ट में भेज देता है कि मीडिएशन नहीं हो पा रहा है, ऐसे में मुकदमा ही लड़ा जाए। जब मीडिएशन कोर्ट में आ जाता है, रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद WS देना होता है। WS का मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट। ये जो WS होता है जो अपोजिट साइड होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने मुकदमा लगाया तो दूसरे को उसकी जवाबदेही देनी होती है, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो रिटन स्टेटमेंट में इसमें जो भी आरोप लगे होते हैं, एप्लीकेशन में जो केस करता है वो आरोप लगाए होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उन आरोपों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में जवाब देना होता है और अपनी बात बतानी होती है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो सेक्शन 9 वाला वीडियो देखिएगा, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। उसके बाद इशू बनता है। इशू बनने का मतलब होता है कि वाद बिंदु को देखा जाता है, किन किन कारणों को लेके पति और पत्नी में विवाद है, ये चीज देखी जाती है। इसको भी डिटेल में देखने के लिए आप सेक्शन 9 वाला वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। उसके बाद बारी आती है एविडेंस की। एविडेंस का मतलब होता है सबूत लेने की। सबूत में आपके पास जो भी सबूत है, यानी जो भी केस किया होता है उसे अपने सबूतों को देना होता है, और जो अपोजिट साइड होता है उसे अपने सबूतों को देना होता है, और साथ ही साथ स्टेटमेंट भी देने होते हैं, बयान भी देने होते हैं। ये जो बयान दिए जाते हैं वो सबूत होते हैं और इन बयानों को लिखित रूप में एफिडेविट के रूप में कोर्ट में सबमिट करना होता है। वाइफ मान लीजिए है तो वाइफ को अपना भी स्टेटमेंट देना होगा, लिखित रूप में एफिडेविट के रूप में देना होगा, और साथ ही साथ किसी एक अन्य व्यक्ति को भी देना होगा जो भी अपना लिखित रूप में और एफिडेविट के रूप में साक्ष्य देगा।
यानी अपना बयान देगा और ये बयान एफिडेविट के रूप में यानी वचन लेके दिया जाता है और साथ ही साथ हस्बैंड को भी देना होता है अपना बयान जो लिखित रूप में एफिडेविट के रूप में देना होता है यानी वचन के रूप में ये देना होता है और उसके बाद किसी एक गवाह के अन्य को बयान देना होता है। ये सारी चीजें मैंने सेक्शन 9 के वीडियो में डिटेल में बताई है, उसे देख के आप डिटेल में समझ लीजिएगा। तो हस्बैंड को भी देना होता है जो केस किया होता है। अगर हस्बैंड ने केस किया है तो सबसे पहले उसे देना होगा, अगर वाइफ ने केस किया है तो सबसे पहले उसे देना होगा। यानी प्लेंटिफ को पहले मौका दिया जाता है, डिफेंडेंट को बाद में दिया जाता है। तो अब मान लीजिए हस्बैंड यहाँ पे प्लेंटिफ है, हस्बैंड को सबसे पहले अपना स्टेटमेंट देना होता है एफिडेविट के रूप में। उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी चीजें इसने लिख के दी होती है उसी में से जो वाइफ के वकील होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद जो दूसरा गवाह होता है वो अपना लिखित रूप में जो स्टेटमेंट दिया होता है एफिडेविट के रूप में उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो वाइफ के वकील ही इससे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद जो अपोजिट साइड होता है, मान लीजिए यहाँ पे वाइफ अपोजिट साइड है तो उसने अपना लिखित रूप में स्टेटमेंट दिया है तो सबसे पहले उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो हस्बैंड के वकील करेंगे। उसके बाद जो दूसरा गवाह होगा वाइफ का जो अपना लिखित रूप में एफिडेविट के रूप में साक्ष्य दिया होगा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और ये भी क्रॉस एग्जामिनेशन हस्बैंड के वकील ही करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है लिखित रूप में एफिडेविट के रूप में यानी वचन लेके अपने स्टेटमेंट कोर्ट में देने होते हैं। पति को और पत्नी दोनों को अपना अपना देना होता है, साथ ही दोनों को एक एक गवाह भी देने होते हैं। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने के बाद बारी आती है आर्गुमेंट्स की यानी बहस की। तो आर्गुमेंट्स में अब क्या होता है कि सबसे पहले जो केस किया होता है जो प्लेंटिफ होता है उसका आर्गुमेंट्स का मौका दिया जाता है। तो ऐसे भी मान लीजिए हस्बैंड ने केस किया है तो सबसे पहले उनके वकील को मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बात रखिए। तो जो बातें एप्लीकेशन में लिखी होती है, मीडिएशन का रिपोर्ट होता है, WS होता है, इशू बना होता है, एविडेंस से जो चीजें आई होती है, जो वाइफ ने स्टेटमेंट दिया होता है, हस्बैंड ने स्टेटमेंट दिया होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन से जो चीजें सामने आई होती है, सारी चीजों को कोर्ट के समझ रखते हैं और कहते हैं कि मुझे डिवोर्स दे दिया जाए और डिक्री दे दिया जाए। उसके बाद बारी आती है ओपी साइड की, अपोजिट साइड की, उनके वकील को मौका दिया जाता है। तो वो भी जो बातें एप्लीकेशन में लिखी होती है, कॉपी मिली होती है, जो WS दिया गया होता है, इशू बना होता है, एविडेंसेस के आधार पे, स्टेटमेंट के आधार पे, क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पे अपनी बातें कोर्ट के समझ रखते हैं और कहते हैं कि इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाए। यानी एक व्यक्ति कहते हैं इस एप्लीकेशन को स्वीकार करके डिवोर्स की डिक्री दे दी जाए और दूसरा जो साइड होता है वो कहता है कि इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाए। जब आर्गुमेंट्स हो जाता है उसके बाद फाइल को जज साहब ऑर्डर में ले लेते हैं, 2-3 दिन की तारीख लगा देते हैं और इन सब सारी चीजों के आधार पे जो आर्गुमेंट्स हुआ होता है, एप्लीकेशन होता है, WS होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो स्टेटमेंट दिया गया होता है, इन सारी चीजों को आधार पे और सारी चीजों को देखते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, उसके बाद अपना जजमेंट सुना देते हैं। जज साहब को लगता है कि डिवोर्स की डिग्री मिलनी चाहिए, इस एप्लीकेशन को अलाउ कर देना चाहिए, तो ऐसे में वो अलाउ कर देते हैं और डिवोर्स की डिग्री दे देते हैं। अगर जज साहब को ऐसा लगता है कि कोई साक्ष्य नहीं है और जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं उनके आधार पर डिवोर्स की डिग्री नहीं मिल सकती है, तो ऐसे में इस एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं। ऐसे में दोनों के पास ऑप्शन होता है कि दोनों हाई कोर्ट जा सके और अपील कर सके। तो ये एक साधारण प्रक्रिया हो गई जहां पे दोनों लोग हाजिर होते हैं, पति पत्नी दोनों हाजिर होते हैं, मुकदमे के दोनों पक्षकार हाजिर होते हैं। तो किस प्रकार से मुकदमा चलता है, एप्लीकेशन देने से लेके और जजमेंट आने तक, डिग्री मिलने तक किस किस तरह से होके गुजरना पड़ता है, तब जाके डिग्री मिलती है। तो शायद अब आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की, जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है, मुकदमे का जो खर्च होगा उसके लिए। तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन देना होता है। ये जो एप्लीकेशन होता है हस्बैंड भी दे सकता है, वाइफ भी दे सकती है। यानी जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है वो हस्बैंड भी दे सकता है, वाइफ भी दे सकती है, मुकदमे का कोई पक्षकार दे सकता है। तो यही एक ऐसा मेंटेनेंस है जहां हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है। तो देखिए किसी भी स्टेज पे, चाहे एप्लीकेशन देने पे, जब हाजिर हुआ जाता है तब, WS पे, इशू पे, किसी भी स्टेज पे इस एप्लीकेशन को दिया जा सकता है मेंटेनेंस के लिए। तो देखिए जब एप्लीकेशन दे दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए तो जो अपोजिट साइड होता है, OP होता है, वो इस एप्लीकेशन की कॉपी को रिसीव करता है जो लिखित रूप में होती है।
उसके बाद वो अपना ऑब्जेक्शन लगाता है, यानी इस एप्लीकेशन पे जो उसकी जवाबदेही होती है कि कौन कौन सी बातें उसे स्वीकार है अस्वीकार है, सारी चीजों को लिख के अपना ऑब्जेक्शन लगाता है और कहता है कि इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाए। उसके बाद दोनों पार्टियों का आर्गुमेंट्स होता है। पत्नी के वकील अपनी बात कहते हैं, पति के वकील अपनी बात कहते हैं, यानी प्लेंटिफ के वकील अपनी बात कहते हैं, अपोजिट साइड के वकील अपनी बात कहते हैं। जब जज साहब दोनों पार्टियों की सुन लेते हैं तो फाइल को ऑर्डर में रख लेते हैं। उसके बाद 2-3 दिन की तारीख लगा देते हैं। उसके बाद जज साहब को जैसा लगता है वो ऐसा ऑर्डर सुना देते हैं। जज साहब को लगता है कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 का एप्लीकेशन अलाउड होना चाहिए, तो ऐसे में अलाउ कर देते हैं और मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देते हैं। जज साहब को लगता है कि ये एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के पास ये ऑप्शन होता है, दोनों पक्षकारों के पास ऑप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट में जा सके और अपील कर सके। तो ये प्रक्रिया हो गई हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की। तो शायद अब आप इसे भी समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर की। एक्स पार्टी ऑर्डर में कैसे प्रक्रिया चलती है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होके गुजरने के बाद आपको एक्स पार्टी डिग्री मिल सकती है, अब ये चीज हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए एप्लीकेशन लगाया जाता है। एक्स पार्टी के लिए भी एप्लीकेशन लगाना जरूरी होता है। तो एक्स पार्टी आपको तब मिलती है जब मुकदमे में एक ही पक्षकार हाजिर होता है, यानी आपने केस किया है, सिर्फ आप ही हाजिर है। जो विपक्षी है, अपोजिट साइड है, उसे नोटिस मिल चुका है, इसके बावजूद भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, तब जाके आपको एक्स पार्टी डिग्री मिलती है। तो इस प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए एप्लीकेशन लगाया गया, एप्लीकेशन लगा देने के बाद कोर्ट के द्वारा नोटिस निकाला गया। ये जो नोटिस है वो अपोजिट साइड को रिसीव हुआ, लेकिन वो आके कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ, उसने मनमाना करने लगा, नहीं आया। उसके बाद जो कोर्ट होता है फिर कहता है कि आप फिर से नोटिस भेजिए, और ये जो आप नोटिस भेजिए उसे आप इंडियन पोस्ट के माध्यम से भेजिए। जब आप किसी चीज को इंडियन पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो ऐसे में आपको एक रसीद भी मिलती है, और उस रसीद पे ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है। तो ऐसे में आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या ये नोटिस उस व्यक्ति को जिसके पास आपने भेजा है उसे मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। तो यदि ट्रैकिंग रिपोर्ट में ये चीज दिखा देता है कि हाँ उसे नोटिस मिल चुका है, उसे प्राप्त हो चुका है, तो ऐसे में प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, यानी नोटिस का तमील कराना होता है। तो जब नोटिस उसे मिल जाती है और उसके बाद भी वो नहीं आता है, तो उसके बाद बारी आती है पब्लिश इन न्यूज़पेपर। तो देखिए अगर सिर्फ हस्बैंड की बात है, हस्बैंड ने केस किया है, वाइफ नहीं हाजिर हो रही है, तो ऐसे में जज साहब जो होते हैं वो पेपर में पब्लिश कराने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर यही केस वाइफ ने किया होता है तो ज्यादातर मामलों में जज साहब इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे अब सीधे प्रक्रिया चली जाएगी। तो सिर्फ हस्बैंड के मामलों में ही पब्लिश इन पेपर कराया जाता है, वाइफ के मामलों में नहीं कराया जाता है। ये चीज अनिवार्य नहीं होती है, कोर्ट चाहे तो करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है, कोर्ट की इच्छा है। लेकिन हस्बैंड के मामलों में न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया जाता है, लेकिन वाइफ के मामलों में न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कराया जाता है। यही चीज सत्यता है, यही प्रैक्टिकली हो रहा है। तो अगर हस्बैंड का केस होता है तो ऐसे में न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के लिए जज साहब बोलते हैं। जब पेपर में पब्लिश हो जाता है उसके बाद भी अगर वाइफ आके कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही है तो ऐसे में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर कर देते हैं। मैंने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और एक्स पार्टी ऑर्डर में भी डिफरेंट बताया है, अपनी पिछली वीडियो में देख के आप जान सकते हैं। जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो जाता है उसके बाद एविडेंस का नंबर आता है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो जाएगा तो आपको एविडेंस नहीं देने पड़ेंगे, ऐसे में भी आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, अपने सबूत देने पड़ेंगे। जो भी आप एप्लीकेशन में आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी आपको डिग्री मिल सकती है, अन्यथा आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे भी खारिज कर दिया जाएगा। तो जब एविडेंस में आपको अपने सबूत देने होते हैं, साथ ही साथ एफिडेविट के रूप में, जैसा मैंने बताया, लिखित रूप में आपको साक्ष्य देना होता है, यानी अपनी जो भी बातें आप बोलेंगे वचन के रूप में बोलेंगे। तो जो प्लेंटिफ होगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों अगर कोई भी है प्लेंटिफ, तो ऐसे में उसे अपनी बात लिखित रूप में, वचन के रूप में देनी होती है कोर्ट में। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टी हाजिर ही नहीं है, तो क्रॉस कौन करेगा। उसके बाद जो सेकंड गवाह होता है उसे देना होता है। पहला गवाह, पहला साक्ष्य तो प्लेंटिफ खुद हो गया, उसके बाद दूसरे गवाह को देना होता है, वो भी अपना वचन के रूप में, शपथ पत्र के रूप में अपनी बात कोर्ट में बोलता है, जो एविडेंस होता है। तो प्लेंटिफ और प्लस एक और किसी को देना होता है।
और क्रॉस करने के लिए कोई है ही नहीं। तो ऐसे में प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। एक्स पार्टी आर्गूमेंट होता है, जो वकील साहब होती है वो अपने इस एप्लीकेशन के आधार पे जो नोटिस भेजा गया होता है तो कहते हैं कि वो हाजिर ही नहीं हुआ, पेपर में भी पब्लिश कराया गया, इंडियन पोस्ट से भी भेजा गया, सारी प्रक्रियाओं को किया गया, लेकिन हाजिर नहीं हुआ। एविडेंस में जो बातें सामने आई होती हैं उसके आधार पे प्लेंटिफ ने जो अपना स्टेटमेंट दिया होता है, एफिडेविट के रूप में साक्ष्य दिया होता है, उसके आधार पे जो गवाह ने गवाही दी होती है उसके आधार पे सारी चीजों को कोर्ट में के समझ रखते हैं और कहते हैं कि हमें एक्स पार्टी डिवोर्स की डिग्री दे दी जाए। और उसके बाद जो जज साहब होते हैं फाइल को ऑर्डर में रख लेते हैं और जब जज साहब 2-3 दिन क्या डेट लगा देती है, सारी चीजों को पढ़ती है, उसके बाद जज साहब को लगता है कि एक्स पार्टी डिग्री मिल जानी चाहिए तो यहाँ पे ये ऑर्डर कर देती है और यहाँ पे एक्स पार्टी डिग्री मिल जाती है। तो ये हो गई एक्स पार्टी ऑर्डर हमारी। तो किस प्रकार से की प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ता है तब जाके एक्स पार्टी डिग्री मिलती है। तो ये भी चीज आप समझ चुके होंगे। अब सारी चीजों को आप डिवोर्स के बारे में समझ चुके होंगे, सारी प्रक्रियाओं को समझ चुके होंगे। आगे से कोई व्यक्ति अगर आपको बेवकूफ बनाना चाहता है तो अब आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अब सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।